हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको और एंजॉय करवाता हूँ और आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत छोटा सा टॉपिक। और टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक्चुअली आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होता है कैलोरीमेट्री, यानी चेंज इन फेज या चेंज इन स्टेट। उसे डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक रिक्वायरमेंट यानी बेसिक जो जानकारी है वो कैलोरीमेट्री से पढ़ने से पहले चाहिए होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, तो यहाँ पे देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर सराउंडिंग से या किसी सोर्स से, तो बॉडी का यानी मास का टेम्परेचर राइज करेगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा उतनी ज़्यादा बॉडी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। इसके अलावा दूसरी बात है अगर मास हमारे पास में 10 ग्राम होगा तो बॉडी कम हीट एब्जॉर्ब करेगी। 10 किलोग्राम होगा तो बॉडी ज़्यादा मास एब्जॉर्ब करेगी। यानी हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी। यानी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। अब इन्हें अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हो गया m डेल्टा थीटा, या डेल्टा थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। अब ये जो Q है ये तो हीट एनर्जी है, इसी को हम लोग लिखते हैं एम सी डेल्टा थीटा, या कुछ बुक्स में आपको मिलेगा एम एस डेल्टा थीटा। तो यहाँ ये जो टर्म हमने इस्तेमाल किया एस या सी, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी सी, ये हो गया देखिए हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी अपॉन एम डेल्टा थीटा। यानी अब यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिफिनेशन भी बता सकते हैं। और डिफिनेशन क्या होगी, तो देखिए अगर हम कहें कि ये जो सी है, मास हमारे पास कितना है, यूनिट, यानी 1 किलोग्राम मास है, 1 केल्विन टेम्परेचर हम चेंज करें, तो इसके लिए जितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस मटेरियल की यानी उस बॉडी की, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यानी heat required to change the temperature of unit mass body by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. Heat required to change the temperature of unit mass body by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is equal, यानी numerically equal to specific heat capacity of body। यानी मास अगर हमारे पास में है यूनिट, चलिए हमने 1 kg ले लिया, डेल्टा थीटा को हम 1 केल्विन कह सकते हैं या 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन दोनों में इक्वल होता है, तो यहाँ हम कुछ भी कह सकते हैं। तो फिर सी क्या हो गया, न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट एनर्जी। यानी न्यूमेरिकली इक्वल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट एंड डायमेंशन डिफरेंट होते हैं। स्पेसिफिक हीट के जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो डिफरेंट होंगे। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब अगर इसकी हम यूनिट लिखना चाहते हैं कि यूनिट क्या होगी, तो देखिए जूल हो गई, मास हो गया किलोग्राम, और ये हो गया भाई केल्विन। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन अगर हम लिखते हैं तो ये बॉडी की एसआई यूनिट है, यानी ये होगी एसआई यूनिट। यहीं पे अगर जूल की जगह पे हम कैलोरी का इस्तेमाल करें, मास की जगह पे ग्राम लिख दें और के की जगह पे डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो यूनिट बन के तैयार होगी ये हो गई सीजीएस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड जूल पर किलोग्राम केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये फिलहाल यूनिट है। अब यूनिट हीट एनर्जी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों की डिफरेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, न्यूमेरिकली इक्वल, यानी नंबर वाइज इक्वल होंगे बट बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इतनी बात आप समझ गए हैं तो फिर हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं इसी में।
अभी अभी हम लोगों ने लिखा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा हो गया चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से हमारा मतलब है बॉडी अगर हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो टेम्परेचर राइज करेगा, बॉडी हीट लॉस कर रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा वो हो गया डेल्टा थीटा। मास बॉडी का m हो गया मास, तो जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा एनर्जी बॉडी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगी। तो ये था। अब यहीं पे अगर हम लिखते Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, तो यहाँ पे m और c का ये जो टर्म है यानी Q अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू होना चाहिए m इंटू सी, और इसको हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। तो ये हो गया हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, यानी मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नोन एज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहीं पे देखते हैं कि जो हमने अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख रखी थी, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी जो सी हमने लिखा, अगर हम वाटर के लिए, क्योंकि हमें इस्तेमाल करना होगा वाटर और आइस, तो अगर हम यहाँ पे वाटर के लिए लिखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये होगी 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये एसआई सिस्टम में होना चाहिए। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें इसकी, तो सीजीएस सिस्टम में होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये सीजीएस सिस्टम में यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस लिखते हैं, तो इसके लिए जो एसआई सिस्टम में वैल्यू लिखेंगे वो ठीक वाटर की जितनी हमने लिखी है ठीक इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 2100 जूल पर किलोग्राम केल्विन। और सीजीएस सिस्टम में 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली हाफ होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो बेसिकली ये आप समझ गए होंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। अब इसको हम लोगों ने पढ़ा होगा गैसीय सिस्टम के लिए, तो गैसीय सिस्टम के लिए फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं कहाँ पे, सीधे सीधे कैलोरीमेट्री की तरफ। तो अब कैलोरीमेट्री में देखिए, अब कैलोरीमेट्री क्या है, चेंज इन स्टेट। यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास में कोई सॉलिड है और ये सॉलिड मैटर जो है चेंज हो रहा है लिक्विड में, यानी चेंज इनटू लिक्विड, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। अब फेज चेंज होगा तो बॉडी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। अब यहाँ जो बॉडी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, अभी अभी हम लोग बोल रहे थे कि जब भी कोई बॉडी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन यहाँ पे जब फेज चेंज होगा, यानी जब फेज चेंज होगा तो बॉडी जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी वो होगा ml, क्योंकि इस समय बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए मेल्ट करना है तो उसे हीट की रिक्वायरमेंट तो है, बॉडी हीट रिक्वायरमेंट है तो बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी। अब बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट जब फेज चेंज होता है तो उस समय टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं होता है, यानी कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है तो बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब करती है फेज चेंज होने के टाइम पे, या जो बॉडी हीट रिलीज करती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। और ऐसी कंडीशन में हम लोग हीट एनर्जी के लिए जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो होगा ml, और ये जो L लिख रखा है इसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। तो ये हो गई लेटेंट हीट ऑफ बॉडी। अब इस लेटेंट हीट के लिए अगर हम देखें ये है क्या चीज, तो L हो गया देखो Q अपॉन M। अब इसकी अगर हम यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसकी जो यूनिट होगी वो एसआई सिस्टम में अगर बात करें तो ये होना चाहिए फिर जूल पर किलोग्राम, और अगर हम सीजीएस सिस्टम में इस यूनिट की बात करते हैं तो सीजीएस सिस्टम में होगी कैलोरी पर
ग्राम। यानी ये है लेटेंट हीट, यानी जब फेज चेंज होगा सॉलिड से लिक्विड बनेगा या लिक्विड से सॉलिड में चेंज होगा, तो उस समय जो बॉडी हीट एब्सॉर्ब करेगी उसे हम लोग डिफाइन करेंगे Q इज इक्वल टू ml, और L होगा लेटेंट हीट बॉडी की, यानी लेटेंट हीट, जिसे आप कह सकते हैं कि हिडन एनर्जी। तो ये हो गई भाई लेटेंट हीट। और उसे अगर इस लेटेंट हीट को अगर हमें मेजर करना है एसआई सिस्टम में, तो यूनिट हम लोग लिखेंगे जूल पर किलोग्राम, और अगर सीजीएस सिस्टम में हमें बात करनी है तो हम लिखेंगे कैलोरी पर ग्राम। उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो लेटेंट हीट है, यानी फेज जो चेंज होगा वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। तो यहाँ पे दो होंगे। पहली चीज यानी सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन होगा। सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस हमारी मेल्ट होगी, वाटर फॉर्म करेगी। तो जब आइस यहाँ पे मेल्ट होगी और आइस मेल्ट होने के बाद, यानी ये मेल्ट होगी और मेल्ट होकर के क्या फॉर्म करेगी, वाटर। वाटर क्या हो गया भाई, लिक्विड हो गया। इस समय ये जो आइस हीट एब्जॉर्ब करेगी उसे हम लिखेंगे ml, और ये जो L है इसे L नहीं LF कहेंगे, और ये जो LF है इसे हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी ये कब इस्तेमाल किया जाएगा, जब आइस हमारी लिक्विड यानी वाटर फॉर्म कर रही होगी, मेल्ट हो रही होगी, मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म कर रही होगी, तो इस समय हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब अगर लिक्विड है हमारे पास में, वाटर है, वो फ्रीज होकर के सॉलिड फॉर्म में यानी आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो भी बॉडी उस समय यानी जो वाटर है वो अपनी हीट एनर्जी को रिलीज करके फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा यानी आइस फॉर्म करेगा। तो इस कंडीशन में भी बॉडी जो हीट रिलीज कर रहा होगा उसको भी हम लोग Q इज इक्वल टू लिखेंगे ml, और L क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg मास यानी 1 kg आइस टू चेंज इनटू वाटर, 1 kg वाटर टू चेंज इनटू आइस, ये होता है Q इज इक्वल टू ml। समझ गए भाई। तो L इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा हमने, Q अपॉन m। m अगर हमारे पास में कितना है 1 kg, तो 1 kg है तो इस समय L न्यूमेरिकली इक्वल टू होना चाहिए Q, मतलब हीट एनर्जी। तो वही चीज है कि चेंज 1 kg मास यानी 1 kg आइस, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ice into water or 1 kg water into ice is called latent heat of fusion। अब अगर हमने यहाँ पे इसकी यूनिट की बात किया, और कौन सी यूनिट हमने लिखी यहाँ पे, तो वो हमने लिख दी SI यूनिट। अब SI यूनिट है तो फिर क्या होगा, जूल पर किलोग्राम। और अगर हम यहाँ CGS यूनिट में इसकी बात करें तो ये होगा फिर कैलोरी पर ग्राम। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है एसआई सिस्टम में यूनिट क्या बताई मैंने, जूल पर किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी पर ग्राम। अब अगर बात करते हैं, एक नज़र डालते हैं इनकी यूनिट क्या होती है, तो इनकी यूनिट जो आप इस्तेमाल करेंगे तो वो यूनिट है, अगर हम एसआई सिस्टम में लिखते हैं तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होगी 3.33 यानी 5 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम। यानी ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन एसआई सिस्टम। और अगर हम इसी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को सीजीएस सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी एसआई सिस्टम में 3.3 या 3.35 इंटू 10 रेज पावर 5 जूल पर किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू लिखेंगे हम लोग 80 कैलोरी पर ग्राम। तो उम्मीद है कि ये भी आप क्लियर हो गया होगा, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। अब इतनी बातें समझ गए होंगे तो फिर हम लोग देखते हैं कि लिक्विड हमारा स्टीम में कब कन्वर्ट होगा, या स्टीम कंडेंस होकर के जो वाटर फॉर्म करेगी उसके लिए। अच्छा, ये हम देखें इससे पहले एक बात और जान लेते हैं
कि लिक्विड यानी आइस की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मेल्ट होती है केवल और केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर टेम्परेचर माइनस में होगा आइस का तो आइस मेल्ट नहीं होगी, यानी पहले आइस 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होगी। अगर आइस हमारे पास में -10 डिग्री सेंटीग्रेड की है तो वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले हीट एब्जॉर्ब करके 0 डिग्री की आइस बनाएगी, फिर वो 0 डिग्री की आइस मेल्ट होकर के वाटर फॉर्म करेगी। और जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, आइस मेल्ट होती रहेगी, आइस और आइस से फॉर्म होने वाला जो वाटर है दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ना टेम्परेचर कम होगा ना टेम्परेचर ज़्यादा होगा। एक बार जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट आइस हमारी लिक्विड में चेंज हो चुकी होगी, यानी कंप्लीट आइस हमारी मेल्ट हो चुकी होगी, तो उससे जो बना हुआ वाटर है वो फॉर्म हुआ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब वाटर धीरे धीरे टेम्परेचर राइज होगा जैसे जैसे हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा। इतनी बात समझ गए होंगे। इसी का एग्जैक्ट उल्टा भी समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास में कोई वाटर है, वाटर, और उसे हम आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो वाटर जो है तभी फ्रीज होगा जब टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब तक कंप्लीट वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज आधा जो वाटर है हमारा, 1 लीटर वाटर था जिसमें आधा लीटर पानी मान लीजिए आइस में कन्वर्ट हो गया और आधा लीटर अभी कंटेनर में बचा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जो बचा हुआ वाटर है उसका भी टेम्परेचर 0 होगा, जो आइस फॉर्म हो चुकी है उसका भी टेम्परेचर 0 होगा। और ये कब तक 0 रहेगा? तो जब तक कंप्लीट वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही मेंटेन रहेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं वेपोराइजेशन की। तो वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है, यानी अगर हम वाटर को, लिक्विड को हीट एनर्जी कुछ प्रोवाइड करें तो फिर वो पहले तो बॉईल करेगा। अब बॉईल करना शुरू होगा तो एक बार टेम्परेचर फिर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक हमारा एक एक बूंद वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। अब वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो रहा होगा, टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये जो वाटर है ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब इसका जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहेगा। और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक ये कंप्लीट वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और इससे जो स्टीम बन रही होगी इसका भी जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और ये कांस्टेंट रहेगा। तो इस समय जो हम हीट सप्लाई दे रहे होंगे, यानी ये जो वाटर हमारा हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे m इंटू एल, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। हम यहाँ mc डेल्टा थीटा या ms डेल्टा थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 0 है। फिर भी बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला फिर इस्तेमाल करेंगे वो होगा Q इज इक्वल टू ml। m हो गया मास ऑफ बॉडी और l है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो इसे हम LV भी कह सकते हैं। और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक एक एक बूंद पानी हमारा स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जब पूरा का पूरा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो चुका होगा उस समय तक स्टीम का टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बावजूद भी अगर हम हीट एनर्जी सप्लाई दे रहे हैं कंटिन्यूअस, तो अब हीट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से धीरे धीरे राइज करेगा और ये सुपर हॉट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका उल्टा भी, अगर हमारे पास में स्टीम है और उसका टेम्परेचर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले स्टीम अपनी हीट एनर्जी का लॉस करेगी mc डेल्टा थीटा के अकॉर्डिंग, और लॉस करके जब वो स्टीम 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बन के तैयार होगी तब वो स्टीम कंडेंस होना शुरू होगी। अब जब एक बार कंडेंसेशन शुरू हो गया, कंडेंस होने लगी स्टीम, तो उसका टेम्परेचर फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा। इस समय बॉडी जो हीट लॉस कर रही है
वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा और उसके लिए जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो Q इज इक्वल होगा ml यानी LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जब पूरी की पूरी स्टीम हमारी कंडेंस हो जाएगी तो कंडेंस होने के बाद जो वाटर फॉर्म हो रहा होगा उस वाटर का भी टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सपोज 50% स्टीम हमारी वाटर में कंडेंस हो चुकी यानी वाटर में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। अब वाटर जो बना उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रिमेनिंग जो 50% स्टीम बची हुई है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जो कंप्लीट स्टीम हमारी वाटर में कन्वर्ट हो चुकी होगी उस समय जो पानी बन के तैयार होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला होगा। अब फिर वो वाटर धीरे धीरे हीट एनर्जी का लॉस करेगा सराउंडिंग को और फिर धीरे धीरे कूल होता जाएगा। तो यानी एक बार जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। अगर हम फ्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग की बात कर रहे हैं तो ये वाटर के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा। और यही अगर हम स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं या वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं वेपोराइजेशन की, तो ये प्रोसेस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा और ये तब तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रहेगा जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और इस टाइम पे जो हीट का लूज या गेन होगा वो फार्मूला होगा ml जिसमें L होगा लेटेंट हीट यानी हिडन एनर्जी। अब इस LV की अगर हम यूनिट वगैरह की बात करें तो बात वही है Q/m लिखते और यूनिट क्या होगी इसकी भी वही जूल पर किलोग्राम। ये जूल पर किलोग्राम क्या है SI सिस्टम में होगी और अगर इसी को हम लिख देते हैं कैलोरी पर ग्राम तो ये CGS सिस्टम में होगी। अब अगर SI सिस्टम में इसकी हम वैल्यू की बात करें तो ये होगा 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम और अगर CGS सिस्टम में हम इसकी बात करें तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। यानी ये CGS सिस्टम में यानी जब हम मास को ग्राम में इस्तेमाल कर रहे होंगे तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास को किलोग्राम में लेंगे SI सिस्टम में कैलकुलेशन होगा तो फिर ये यूज करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू। अब देखिए इस पे बेस जैसा कि हमने हेडिंग में डाल रखा है कैलोरीमेट्री, तो ये चेंज इन फेज की ये कंडीशन होगी। एक बार और नटशेल में इसको देखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए हीटिंग कर्व की अगर बात करें कैसे हीट हुआ तो पहले ये देखते हैं कि हमारे पास में ये आइस है और इस आइस का टेम्परेचर है मान लीजिए -θ। तो -θ है तो ये पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद ये चेंज होकर के आएगी 0 डिग्री की आइस में। ये रहेगी तो आइस बस इसका टेम्परेचर अब हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ पे फेज चेंज होना शुरू होगा यानी फेज चेंज होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। अब ये जो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो फार्मूला होगा MLF। LF क्या हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 0 डिग्री की हीट है, अब इस तरीके आइस है और इस तरीके से हीट एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्ब करने के बाद में ये मेल्ट होगी और मेल्ट होने के बाद अब ये फॉर्म करेगी वाटर। तो जब ये वाटर यहाँ पे फॉर्म करेगी तो इस वाटर का टेम्परेचर भी होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए अगर हम और हीट इसको कांस्टेंट यहाँ पे सप्लाई दे दें तो ये डायरेक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे चला जाएगा वाटर और इस समय इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर इसे हमने फिर हीट देना शुरू रखा तो अब इसका टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम लिखेंगे ML इंटू वेपोराइजेशन यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा और यहाँ से ये वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में और स्टीम में कन्वर्ट होगा तो जो स्टीम फॉर्म होगी उसका भी टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बावजूद फिर अगर ये बॉडी या हीट एब्जॉर्ब करती है तो mc∆θ फॉर्मूला होगा और यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी सुपर हॉट स्टीम। तो ये हो गई सुपर हॉट स्टीम यहाँ बन के तैयार होगी। और अगर हमें 100 डिग्री तक नहीं ले जाना है तो फिर हम इसको जो हीट एनर्जी देंगे वो mc∆θ ही फॉर्मूला यूज होगा
और यहाँ से ये जो वाटर हमारा फॉर्म होगा वो वाटरी रहेगा और ये थीटा डिग्री टेम्परेचर का हो जाएगा। यानी थीटा क्या है 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री जो भी हम करना चाहते हैं उतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं स्टीम में और सुपर हॉट स्टीम में तो इस तरीके का प्रोसेस ये फॉलो करेंगे। इसी के बेस पे जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग उसे कहते हैं हीटिंग कर्व। अब समझते हैं हम लोग ये हीटिंग कर्व क्या होता है। तो हीटिंग कर्व के लिए देखिए इसको तो हटाया मैंने। अब देखिए हीटिंग कर्व को समझने के लिए हमने यहाँ पे तो लिख रखा है टेम्परेचर और यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है टाइम। और मान लीजिए हमारे पास में है आइस। तो आइस का मिनिमम टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे होगा तो ओरिजिन पे होगा। अब यहाँ अगर हम इस आइस को रखते हैं तो यहाँ टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइम क्या है 0 यानी अब प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये आइस हमारी अब मेल्ट होनी शुरू होगी और मेल्ट होने में देखो इतना टाइम लगा यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे कंप्लीट आइस है और इस पॉइंट पे आते आते कंप्लीट वाटर में कन्वर्ट हो चुकी। बीच में अगर किसी टाइम पे बात करें तो यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट में क्या मिलेगा वाटर मिलेगा और आइस दोनों ही होंगे और दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे आ गया तो कंप्लीट आइस जो है कन्वर्ट हो चुकी है वाटर में। तो यहाँ जो हीट एब्जॉर्ब किया आइस ने उसे हम डिफाइन करेंगे MLF। LF क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसके बाद फिर भी अगर हम इसे गर्म कर रहे हैं तो अब ये बॉडी हमारी फिर इस तरीके से हॉट होगी। यानी अब यहाँ पानी बन चुका है तो पानी ये जो है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा राइज होगा और राइज होने के बाद यहाँ आ गया मान लीजिए ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब फिर यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। बॉडी फिर से हीट एब्जॉर्ब करनी शुरू करेगी। तो यहाँ जो बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही होगी उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे ML लिखेंगे लेकिन L कौन सा होगा वाइपोराइजेशन। अब यहाँ से अगर बात करें इस पॉइंट तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है तो इस पॉइंट पे कंप्लीट वाटर है और इस दूसरे एंड पे जैसे ही पहुंचेंगे कंप्लीट स्टीम में कन्वर्ट हो चुकी। और बीच में अगर किसी टाइम पे हम बात करते हैं तो यहाँ स्टीम भी होगी और वाटर भी होगा। फिर भी अगर इसको हम अभी भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फिर से इसका टेम्परेचर राइज होगा। यानी इस समय जो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो हो गया MC डेल्टा थीटा और इस तरीके से ये सुपर हॉट स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ अभी अभी हम लोगों ने बनाया इसे कहते हैं हीटिंग कर्व। अब इस हीटिंग कर्व में बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले मेल्टिंग की या फिर वेपोराइजेशन। तो मेल्टिंग के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा कि P क्या है पावर ऑफ सोर्स। पावर ऑफ सोर्स कौन सा सोर्स जो हीट प्रोवाइड कर रहा होगा। यानी ये हीटर हो गया जो हीट प्रोवाइड कर रहा होगा उस सोर्स का पावर है P। पावर क्या होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी या पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। तो पावर यानी एनर्जी की अगर बात करें हीट एनर्जी तो ये फिर क्या हो गया पावर इनटू टाइम हो गया। और Q इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा है ML लिखा है तो लिख सकते हैं हम लोग PT इज इक्वल टू ML। तो यहाँ जो T है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L भी है और T जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M भी है। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बन गया यानी जिस मटेरियल की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो भूल जाओ लेटेंट हीट जिस मटेरियल की लेटेंट हीट जितनी ज्यादा होगी प्रोसेस को कंप्लीट होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब यहाँ देखिए आइस की लेटेंट हीट कम है और स्टीम की लेटेंट हीट क्या है ज्यादा। तो आइस को लिक्विड में कन्वर्ट होने में कम टाइम लगेगा लेकिन स्टीम को कंडेंस होने में ज्यादा टाइम लगेगा। यानी टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है लेटेंट हीट पे। दूसरी चीज टाइम डिपेंड्स ऑन मास। यानी अगर हमारे पास 100 ग्राम है तो जल्दी मेल्ट हो जाएगी
100 किलोग्राम है तो टाइम लगेगा। यानी ये जो ग्राफ की लेंथ होगी, टाइम होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गया, लेटेंट हीट पे, और किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इसके स्लोप की। तो स्लोप की अगर बात करें तो इधर देख लेते हैं, इस स्लोप को हमने लिख दिया भाई फाई कह दिया इसे, फाई। अब यहाँ पे देखें तो ये जो Q है, Q को हम लोग क्या लिखेंगे, PT। तो PT इज इक्वल क्या हो गया, MC डेल्टा थीटा हो गया। डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा थीटा अपॉन टाइम। तो डेल्टा थीटा अपॉन टाइम की अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया स्लोप। अब ये जो स्लोप है डेल्टा थीटा अपॉन टाइम हो गया P अपॉन MC। तो ये हो गया भाई स्लोप। स्लोप का मतलब क्या हो गया, tan फाई। और यहाँ जो tan फाई है यानी इसका स्लोप वो है P अपॉन M इंटू सी। यानी जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका स्लोप उतना ही कम होगा, यानी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर मास कम है तो स्लोप बड़ा होगा, और मास ज्यादा है तो स्लोप कम होगा, यानी प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब जैसे पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है और ठंडा होने में भी बहुत टाइम लगता है। लेकिन सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है तो बहुत जल्दी से गर्म भी हो जाती है और बहुत जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो प्रोसेस कंप्लीट होने में टाइम, और टाइम कब लगेगा, ज़्यादा कब लगेगा, जब स्लोप कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्लोप ज़्यादा होगा यानी स्लोप बड़ा होगा तो टाइम कम लगेगा। उम्मीद है कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये कैलोरीमेट्री है क्या चीज। तो इसके लिए तो देखिए कैलोरीमेट्री का मतलब होता है, जो अभी अभी हमने लिखा था कैलोरीमेट्री, इसका मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी। तो ये जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करता है, हीट एनर्जी। अब हम लोग बहुत बड़ी बातों में तो जाएंगे नहीं, छोटी छोटी बात करते हैं। तो ये जो कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर क्या है, बेसिकली आप जानते होंगे, गिलास समझ लीजिए, एक गिलास है जिसमें दो मटेरियल डिफरेंट टेम्परेचर के मिक्स किए जाए। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है कि आप घर आए, फ्रिज खोले, कोल्ड ड्रिंक निकाली, गिलास में पलटी, कोल्ड ड्रिंक थोड़ी कम ठंडी लगी, आइस क्यूब निकाले, गिलास में डाल दिए। तो जो ग्लास है हमारा क्या हो गया, कैलोरीमीटर हो गया। और उसमें हमने दो मटेरियल भी मिक्स कर लिए, एक तो कोल्ड ड्रिंक और दूसरा आइस क्यूब। अब दोनों के टेम्परेचर तो डिफरेंट होंगे। जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, लेकिन आइस का मिनिमम यानी कम से कम अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी दोनों मटेरियल डिफरेंट टेम्परेचर वाले होंगे। अब जब ग्लास में उनको डालेंगे तो होगा क्या, आइस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी कोल्ड ड्रिंक से। तो कोल्ड ड्रिंक से जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो कोल्ड ड्रिंक अपनी हीट एनर्जी का लॉस करेगा, लेकिन आइस कोल्ड ड्रिंक से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है तो गेन कर रही है। अब कितना गेन करेगी, जितना कोल्ड ड्रिंक लॉस करेगी। तो लॉस और गेन क्या हो गया, कंटेनर के अंदर ही है। तो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है। चेंज इन हीट एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। इतनी बात समझ गए। खैर दूसरी बात क्या है, अब अगर हम उसी कंटेनर में यानी ग्लास में जिसमें कोल्ड ड्रिंक डाली थी उसको टच करके देखते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, लेकिन अगर उसमें हॉट वाटर डाल दें तो गिलास भी काफी हॉट नजर आता है, गर्म नजर आता है, गर्म लगता है। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो ग्लास का मटेरियल है वो भी कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या रिलीज कर सकता है। गर्म मटेरियल डाला, ग्लास गर्म हो गया, यानी ग्लास के मटेरियल ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। लेकिन अगर कोई ठंडा मटेरियल उसमें डालते हैं तो ग्लास भी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा, कहेंगे कि हीट ग्लास के मटेरियल ने अपनी हीट एनर्जी का लॉस कर दिया। समझ गए, लॉस होगा हीट एनर्जी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, गेन होगा हीट एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो अब यानी जो मटेरियल है, ग्लास का जो मटेरियल है, वाटर के कितने अमाउंट के बराबर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है या हीट एनर्जी रिलीज कर सकता है,
इस चीज को कहते हैं वाटर एक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। यानी कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है, अगर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कि 50 ग्राम एक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, तो इसका मतलब कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है वो 50 ग्राम वाटर के बराबर ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा। तो हम कैलोरीमीटर के मटेरियल को तो भूल जाएंगे, वाटर के अमाउंट में 50 ग्राम इंक्रीज कर लेंगे। समझ गए? तो ये होता है वाटर इक्विवेलेंट। अब यहाँ न्यूमेरिकल कैसे होते हैं? तो कई तरीके होते हैं, यानी लेकिन इसका जो बेसिक फार्मूला है वो यही होगा, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये बेसिक फार्मूला होता है। लोग कभी कभी टेम्परेचर लॉस टेम्परेचर गेन करते हैं, जो गलत बात होती है। यानी हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस भी बता दिया मैंने कहाँ से होगा, और हीट गेन कौन करेगा ये भी बता दिया। अब देखते हैं हम यहाँ पे हीट लॉस और हीट गेन के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे 3 या 4 तरीके के न्यूमेरिकल होते हैं। तो पहले प्रोसेस में आ गए हम लोग। तो पहली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पहले मान लीजिए हमारे पास में 2 या 3 लिक्विड है, 2-3 लिक्विड है, और ये हो गया हमारे पास कैलोरीमीटर। हमने यहाँ पे M1 ग्राम लिक्विड ऑफ टेम्परेचर T1, M2 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ टेम्परेचर T2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2। चलिए तीसरा भी लिख दिया, M3 ग्राम ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर कितना है इसका T3 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है C3। यानी इस कंटेनर में, ये जो कंटेनर है ये क्या हो गया हमारा कैलोरीमीटर हो गया। तो अब ये कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर में हमने M1 ग्राम डाल दिया, C1 स्पेसिफिक हीट, T1 टेम्परेचर, N2 ग्राम वाटर मिक्स किया यानी लिक्विड मिक्स किया, जिसकी स्पेसिफिक हीट है C2 और टेम्परेचर है T2। M3 ग्राम भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और टेम्परेचर क्या हो गया T3। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लिक्विड प्लस लिक्विड प्लस लिक्विड। यानी यहाँ जो न्यूमेरिकल है इसमें केवल और केवल लिक्विड है। अब ये लिक्विड है तो इनका फेज चेंज नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा तो यहाँ लेटेंट हीट लिखने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हीट लॉस की बात करें। तो हीट लॉस कितनी होगी, तो जो भी हीट लॉस होगी वो सब इसी कंटेनर में है, तो हीट में लॉस क्या होगा, हम कहेंगे 0। अब पहले वाले ने कितनी हीट लॉस किया, तो M1 C1, और ये हो गया T माइनस T1। दूसरे के लिए लिखा हमने, तो ये हो गया M2 C2, T माइनस T2 हो गया। फिर हमने लिख दिया भाई M3 C3, और ये हो गया T माइनस T3 हो गया, या T3 माइनस T, और टोटल लॉस क्या हो गया 0। अब यहाँ से अब चाहें तो टेम्परेचर T निकाल सकते हैं। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, M1 C1 और T1 प्लस M2 C2 T2 प्लस M3 C3 T3 अपॉन में हो गया भाई M1 C1 प्लस M2 C2 प्लस M3 C3। यानी जो मिक्सर बन के तैयार होगा कंटेनर में उसका टेम्परेचर क्या होगा T, क्योंकि टोटल हीट का लॉस क्या हुआ, हीट का लॉस तो 0 है, यानी एक ने लॉस किया दूसरे ने गेन कर लिया। है कहाँ पे, उसी कंटेनर के अंदर है। टोटल हीट एनर्जी कंटेनर में है, तो फिर लॉस क्या हुआ, कहिए वो 0 हुआ। तो हमने यहाँ टोटल लॉस क्या लिख दिया 0, और इस एक लाइन में ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया, और हमने टेम्परेचर निकाल लिया। अब 3 4 5 कितने भी लिक्विड हो सकते हैं। लिक्विड यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि लिक्विड में फेज चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है भाई, अब आगे वापस। तो एक तो ये केस हो गया न्यूमेरिकल का, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में हम लोग आए, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमको मिल गई आइस, और ये हो गया वाटर। अब आइस है, कह दिया गया M1 ग्राम है, वाटर कितना है M2 ग्राम। अब आइस का जो मिनिमम टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इसका मिनिमम क्या होगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पे तो इसकी एक सेकेंड, मिनिमम 0 नहीं लिखते हैं, मिनिमम लिखते हैं -θ। यानी सुपर कूल आइस है, सुपर कूल आइस है तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी 0.5 होगी,
या हम कहेंगे जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उससे आधी होगी। इसका टेम्परेचर कितना हो गया भाई, थीटा हो गया, या इसका टेम्परेचर हम T2 लिख देते हैं। थीटा बहुत हो गया इसलिए हमने क्या लिख दिया, T2 लिख दिया। अब इन्हें जब हम मिक्स करेंगे आपस में तो जो टेम्परेचर बन के तैयार होगा वो क्या हो गया, थीटा। तो इसको भी हमने -T1 कर दिया। यानी आइस का टेम्परेचर कितना है, नेगेटिव में टेम्परेचर है, सुपर कूल आइस है, टेम्परेचर क्या है -T1। वाटर का टेम्परेचर कितना है, T2 है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, लेकिन ये T1 माइनस में यानी ये 0 से कम होगा। अब ये कंडीशन है, इनको हम आपस में मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर कितना बन के तैयार होगा मिक्सचर का, थीटा होगा। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पहले तो इस थीटा को कैलकुलेट करें। इस थीटा को कैलकुलेट करने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखना पड़ेगा हीट लॉस कौन करेगा। तो हीट लॉस करने का काम वाटर के पास में है, क्योंकि वाटर हायर टेम्परेचर पे है और लो हो जाएगा मिक्सचर का टेम्परेचर, इट मीन्स वाटर हीट लॉस करेगा। तो हीट लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ जो मिला हमें हीट लॉस बाई वाटर, तो हीट लॉस बाई वाटर क्या होगा, तो हमने लिखा M2C वाटर हो गया, और मिक्सचर का टेम्परेचर थीटा है, तो ये हो गया T2 माइनस थीटा। यानी वाटर इतनी हीट एनर्जी का लॉस करेगा। तो अब ये जो लॉस हुआ इसको गेन कौन करेगा कंटिन्यू कैलोरीमीटर में, तो हीट गेन। अब गेन तो करेगा भाई आइस, आइस गेन करेगा, कितनी गेन करेगा, तो पहले तो ये MC आइस, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस माइनस थीटा, यानी इतनी हीट गेन करेगा तो ये 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट होगा। फिर इसके बाद अभी और इसे हीट चाहिए, अब कितनी हीट लेगा ये M इंटू एल एफ, यानी अब इसे मेल्ट होना होगा। पहले इतनी हीट एब्जॉर्ब किया तो 0 डिग्री की आइस बनी, अब 0 डिग्री की आइस इतनी हीट लेगी तो मेल्ट होगी, मेल्ट होगी तो वाटर फॉर्म करेगी, वाटर फॉर्म होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो सी वाटर हो गया, और कितनी एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने लिख दिया थीटा माइनस 0। अब यहाँ पे करेंगे हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, समझ गए भाई। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो ये हो गया भाई M2C वाटर इंटू थीटा T2 माइनस थीटा, इतना हीट पानी ने लॉस किया, और ये गेन किसने किया, तो ये हो गया M1C आइस, और 0 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया, प्लस हो गया M1 इंटू एल, प्लस हो जाएगा M1C वाटर अब लिखा जाएगा, और थीटा माइनस 0। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से थीटा कैलकुलेट करेंगे, उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग बेसिक बातों में, फिर इसके बाद इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे फिर से देखो आपको आइस मिली और ये मिल गया वाटर। अब यहाँ आइस का टेम्परेचर मास है मान लो M1, वाटर का मास हो गया M2, इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ जो टेम्परेचर है वो कितना है, T हो गया, यानी T2 चलो लिख देते हैं। अब स्पेसिफिक हीट की इस पे जरूरत नहीं, मेल्ट होके पानी बनेगा। इन दोनों को आपस में मिक्स किया, टेम्परेचर हो गया थीटा। तो यहाँ जो हीट लॉस करेगा वो होगा वाटर। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे हीट लॉस, तो हीट लॉस क्या होगा भाई, M2C वाटर, और लिखते T2 माइनस थीटा। इसके बाद हीट गेन कौन करेगा, तो वो होगा आइस। तो हीट गेन अगर हम लिखें आइस के लिए, तो ये पहले तो मेल्ट होगी, हीट चाहिए होगा M1L, देन इसके बाद ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अब मेल्ट होने के बाद तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो स्पेसिफिक हीट किसकी लिखेंगे, वाटर की लिखेंगे, और ये हो गया भाई थीटा माइनस 0। अब इन्हें जब हम इक्वल करेंगे कि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन करेंगे, तो ये हो गया भाई M2C वाटर और T2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया भाई M1L
प्लस M1C वाटर और ये हो गया थीटा। तो इतना ये लिख दिया हमने, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। अब सॉल्व करने के बाद हमने देखा तो थीटा अगर हमारा आता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन T2 तो फिर यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा आ गया हमारा लेस देन 0, थीटा क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया। अब नेगेटिव में आ गया यानी लेस देन 0 हो गया, तो हम कहेंगे यानी इट मीन्स कंप्लीट आइस नॉट मेल्ट। यानी यहाँ जितनी भी आइस थी वो पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई। अब पूरी आइस मेल्ट नहीं हुई है तो फिर आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आइस कंप्लीट मेल्ट नहीं हुई और जब तक आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसलिए फिर आंसर क्या लिखेंगे, हम लोग 0 लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि फिर कितनी आइस मेल्ट हुई। अब आइस मेल्ट अगर हम यहाँ पे निकालें कितनी हुई, तो फिर इसके लिए हम लिखेंगे मैक्सिमम हीट लॉस। मैक्सिमम हीट लॉस, तो मैक्सिमम हीट लॉस किसने किया भाई, वाटर ने किया। अब वाटर कितना करेगा, तो ये हो गया M2C वाटर और T2 माइनस 0, यानी पूरा का पूरा T2 इतनी हीट का ये लॉस करेगा। अब इससे हीट आइस मेल्ट कितनी हुई, तो आइस मेल्ट अगर निकालें तो ये होना चाहिए Q मैक्स, यानी जो हीट एनर्जी मैक्सिमम लॉस हुई है अपॉन में लिखेंगे लेटेंट। तो ये हो गया भाई M2C वाटर इंटू T2 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ से मिलेगा M डैश, और ये M डैश क्या होगा, कहेंगे ये वही अमाउंट है आइस का जो मेल्ट। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब दूसरा केस जो होता है वो और देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो, अब देखिए जैसे अगली बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने लिख दिया स्टीम, और स्टीम मिक्स किस में करना है, वाटर में करना है। तो स्टीम का मास कितना हो गया M1 और इसका मास है M2। अब देखिए स्टीम का टेम्परेचर की अगर बात किया जाए तो मिनिमम टेम्परेचर इसका क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर है वो T2 है। अब इन्हें मिक्स करेंगे तो मिक्सर का टेम्परेचर क्या होगा, थीटा। अब यहाँ अगर हम देखें हीट लॉस, तो हीट लॉस कौन करेगा, तो ये होगा स्टीम। कितनी हीट लॉस करेगी, तो देखिए पहले तो ये कंडेंस होगी, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर फॉर्म होगा, तो M1C स्पेसिफिक हीट वाटर की लिख दिया, और ये हो गया 100 माइनस थीटा, यानी इतनी हीट का लॉस होगा। अब यही कैलकुलेट कर ले हम लोग हीट गेन। हीट गेन कौन करेगा, कहेंगे ये तो वाटर करेगा। अब कितनी हीट गेन करेगा, तो हमने लिखा Q2। Q2 क्या हो गया भाई, M2 हो गया, C वाटर हो गया, और 100 माइनस थीटा था, इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2 टेम्परेचर था, बढ़ेगा टेम्परेचर तो ये थीटा माइनस T2 हो गया। फिर इसके बाद में क्या करना होगा हम लोगों को, फिर से हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो हीट लॉस कितनी हुई, तो वो हो गया M1LV प्लस M1C वाटर, और ये हो गया 100 माइनस थीटा। इधर हम क्या लिख रहे होते, M2C वाटर और थीटा माइनस T2। यहाँ से हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब अगर थीटा की वैल्यू यहाँ मिल गई हमको लेस देन 100 एंड ग्रेटर देन 0, यानी थीटा अगर हो गया 0 से ज़्यादा और 100 से कम, तो फिर आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे। लेकिन अब अगर यहाँ पे जो थीटा है वो आ गया ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर फिर हम लोग लिखेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब स्टीम जब तक पूरी कंडेंस नहीं हो जाएगी तब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो मिक्सर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसका मतलब है कि कंप्लीट आइस सॉरी कंप्लीट स्टीम कंडेंस नहीं हुई है। तो हम देखेंगे मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब, यानी वाटर मैक्सिमम कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो कितनी हीट गेन करेगा, तो वो होना चाहिए MC वाटर M2C वाटर इंटू
डेल्टा थीटा। अब M2 हो गया भाई, C वाटर हो गया, और डेल्टा थीटा कितना हो गया 100 माइनस T2। कितनी मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब करेगा? तो स्टीम कितनी कंडेंस होगी? तो स्टीम कंडेंस ये निकालेंगे तो क्या होगा, मैक्सिमम हीट गेन बाय वाटर अपॉन में लिख देंगे लैटेंट थीटा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो एम डैश है, इतने एम डैश अमाउंट स्टीम का कंडेंस हो गया, और कंडेंस होने के बाद में क्या बन गया, वाटर बन गया। अब अगर पूछा जाए हमारे कंटेनर में यानी कैलोरीमीटर में क्या कंटेंट है, तो हम ये एम डैश तो अब ये कंडेंस होके वाटर फॉर्म हो चुकी है, तो एम डैश प्लस M2 हो गया वाटर, और एम डैश को माइनस कर देंगे M1 में, तो जो बचा उतनी स्टीम, यानी हमारे कंटेनर में स्टीम भी है वाटर भी है, और स्टीम कितनी है M1 माइनस एम डैश, और वाटर कितना है तो M2 प्लस एम डैश। ये कंटेंट होगा हमारे पास। तो उम्मीद है कि अब आप ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया, तो रिमेनिंग फिर अगले पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।